अक्सर जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है ना, तो एक तरह की सटीकता की उम्मीद रहती है। अगर हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो सफेद टूटी हुई रेखा एकदम साफ दिख जाती है। हाँ, डॉक्टर बस इशारा करके बता देता है कि भाई समस्या यहाँ है। बिल्कुल। चीजें साफ साफ दिखना और उन्हें अलग अलग खांचों में बांटना इंसानी फितरत को बड़ा सुकून देता है। लेकिन जब किसी देश की अर्थव्यवस्था या इंसानी व्यवहार को समझने की बारी आती है ना, तो कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। तस्वीर पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। एकदम धुंधली। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी धुंधली तस्वीर को साफ करने वाले हैं। आज फोकस में है रिवीजन पाठशाला के इकोनॉमी नोट्स, जो विशेष रूप से एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए डिजाइन किए गए हैं। हाँ, और हमारा लक्ष्य सिर्फ इन आर्थिक सिद्धांतों को रट्टा मारना नहीं है, बल्कि उस छुपे हुए इकोनॉमिक एक्सरे को पढ़ना सीखना है, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल नजर से बच न सके। और अर्थशास्त्र के इस एक्सरे को पढ़ने की शुरुआत इसकी बुनियाद से ही करनी होगी। एसएससी परीक्षा में अक्सर सीधे अर्थशास्त्र की परिभाषाओं और उनके विचारकों से सवाल आते हैं। ये समझना जरूरी है कि अर्थशास्त्र हमेशा से वो नहीं था जो आज दिखता है। तो इन नोट्स को देखते हुए अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का सफर किसी इंसान के करियर ग्राफ जैसा लगता है। जब 1776 में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी, जिन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, हाँ, और उन्होंने इसे धन का विज्ञान कह दिया, तो ये एक स्ट्रगल करने वाले स्टार्टअप फाउंडर की तरह था, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ सर्वाइवल और पैसा इकट्ठा करने पर होता था। उस दौर में बस ये मायने रखता था कि खजाने में सोना कितना है। बिल्कुल, लेकिन एल्फ्रेड मार्शल तक आते आते 1890 में ये सोच पूरी तरह बदल गई। पैसा पीछे छूट गया। हाँ, क्योंकि मार्शल का दौर वो था जब औद्योगिक क्रांति के परिणाम सामने आ रहे थे। धन तो बन रहा था, लेकिन कारखानों में काम करने वालों की हालत बहुत खराब थी। इसलिए मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र असल में कल्याण या वेलफेयर का अध्ययन है। पैसा केवल एक साधन है। सही कहा। अंतिम लक्ष्य इंसान का जीवन स्तर सुधारना है। ये तो स्टार्टअप के मैच्योर होने जैसा हो गया, जहां अब केवल प्रॉफिट नहीं, बल्कि कंपनी का कल्चर और कर्मचारियों की भलाई भी मायने रखने लगी है। जैसे स्मार्टफोन केवल बेसिक कॉलिंग से आगे बढ़कर मल्टीफंक्शनल बन जाता है। एकदम सही। लेकिन फिर 1932 में लियोनेल रॉबिन्स ने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। रॉबिन्स ने क्या कहा? नोट्स के अनुसार रॉबिन्स ने कमी या स्कैर्सिटी का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि इंसान की इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन संसाधन सीमित हैं। और उनके वैकल्पिक उपयोग हैं। अगर कोई व्यक्ति उसी जमीन पर फैक्ट्री लगा रहा है तो वो वहां खेती नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। और अंततः 1948 में पॉल सैमुएल्सन ने विकास या ग्रोथ की आधुनिक परिभाषा दी, जिसमें समय के साथ संसाधनों के उपयोग की बात की गई। यहाँ एक बात खटकती है मुझे। परीक्षा के नजरिए से सोचें तो विचारकों का ध्यान केवल धन से हटकर अचानक कमी और फिर कल्याण पर क्यों चला गया? क्या केवल धन कमाना काफी नहीं था? इसका सीधा संबंध दुनिया में हो रहे बदलावों से था। रॉबिन्स के समय तक दुनिया महामंदी ग्रेट डिप्रेशन देख चुकी थी। अच्छा, तो उन्हें समझ आ गया था कि चीजें हमेशा के लिए नहीं हैं। बिल्कुल। यह स्पष्ट हो गया था कि संसाधन कभी भी अनंत नहीं हो सकते, चुनाव तो करना ही पड़ेगा। और सैमुएल्सन का दौर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का था। तब सवाल यह नहीं था कि आज क्या है, बल्कि सवाल ये था कि समय के साथ अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगी। तो एसएससी के नजरिए से इन कीवर्ड्स को याद रखना संजीवनी का काम करता है। स्मिथ का धन, मार्शल का कल्याण, रॉबिन्स की कमी और सैमुएल्सन का विकास। एकदम सही। अब इन परिभाषाओं की दुनिया से बाहर निकलकर अगर असल बाजार में आए तो मांग का नियम या लॉ ऑफ डिमांड सामने आता है। नियम सीधा है, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। हाँ, लेकिन नोट्स में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, मूल्य लोच, वो इसे थोड़ा ट्रिकी बना देता है। जैसे इंसुलिन जैसी जीवन रक्षक दवा की मांग परफेक्टली इनइलास्टिक बैठाई गई है। कीमत चाहे जो हो, मांग अपनी जगह से हिलेगी नहीं। मरीज को दवा तो चाहिए ही। वहीं लग्जरी कार की मांग लोचदार होती है। हाँ, क्योंकि लोच इस बात पर निर्भर करती है कि उपभोक्ता के पास विकल्प क्या है और वस्तु कितनी जरूरी है। परीक्षा में अक्सर पेट्रोल या नमक का उदाहरण देकर फंसाया जाता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर रातों रात लोग गाड़ी चलाना बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, इसलिए उसकी मांग बेलोचदार रहती है। लेकिन जब उपभोक्ता मनोविज्ञान की बात आती है ना, तो अर्थशास्त्र के सारे ग्राफ और फंडे उलझते हुए दिखते हैं। नोट्स में बैंडवैगन प्रभाव का जिक्र है। हाँ, बैंडवैगन इफेक्ट। जहां कोई व्यक्ति सिर्फ
इसलिए महंगी चीज खरीदता है क्योंकि उसके आसपास हर कोई उसे खरीद रहा है। एक तरह का फोमो, जैसे दोस्तों की देखा देखी महंगे स्नीकर्स खरीदना। और इसके विपरीत स्नॉब प्रभाव है, जहां लोग वो चीज खरीदना छोड़ देते हैं जो बहुत आम हो जाती है। मतलब ये खुद को अलग दिखाने की चाहत है। बिल्कुल। स्नॉब प्रभाव विशिष्टता या एक्सक्लूसिविटी की चाहत से पैदा होता है। जब कोई ब्रांड हर किसी के पास दिखने लगता है तो कुछ लोग उसे त्याग देते हैं। यहीं पर थोड़ी उलझन होती है मुझे। एक और प्रभाव है वेबलिन प्रभाव। इसमें लोग करोड़ों की कार सिर्फ दिखावे के लिए खरीदते हैं, स्टेटस सिंबल के लिए। हाँ, अगर कीमत ज्यादा है तो मांग ज्यादा है। ये तो मांग के नियम का सीधा सीधा उल्लंघन हो गया ना। क्या ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव अर्थशास्त्र के मांग के नियम को पूरी तरह से झुठला नहीं देते? और परीक्षा के दबाव में कोई भी स्नॉब और वेबलिन के बीच कंफ्यूज हो सकता है। दोनों दिखावे से जुड़े लगते हैं, लेकिन इनमें मूल अंतर है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, स्नोब को वस्तु की कीमत से ज्यादा इस बात से मतलब है कि उसे कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके। अगर कल को हीरे मुफ्त में बंटने लगे और हर कोई हीरा पहन ले तो स्नोब हीरा पहनना छोड़ देगा। अरे वाह। जबकि वेबलिन पूरी तरह से कीमत का खेल है। चीज महंगी है इसीलिए वो स्टेटस सिंबल है। वेबलिन प्रभाव में महंगाई ही उसका आकर्षण है। समझ गया। और एक चौथा रूप है प्रदर्शन प्रभाव या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जहां लोग अपनी हैसियत से बाहर जाकर पड़ोसियों के जीवन शैली की नकल करते हैं, कीपिंग अप विद द जोन्सेस। बिल्कुल वही। अगर एक आम इंसान का दिमाग इतना अतार्किक और दिखावे से भरा हो सकता है, तो 1950 के दशक में भारत के योजनाकारों ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्लान करने का जोखिम कैसे लिया? ये एसईसी का बहुत पसंदीदा टॉपिक है। 1950 में योजना आयोग का गठन और पीसी महालनोबिस का आना, जिन्हें भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। उस समय भारत के पास सोवियत संघ का उदाहरण था, जहां राज्य नियंत्रित योजनाएं काम कर रही थीं। बाजार के भरोसे इतने बड़े देश को नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि ना तो पैसा था और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। सही कहा। रिवीजन पाठशाला के नोट्स में दूसरी पंचवर्षीय योजना पर बहुत जोर दिया गया है, 1956 से 61 तक। अचानक से पूरा फोकस भारी उद्योगों पर आ गया। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में बड़े बड़े स्टील प्लांट लगा दिए गए। कमांडिंग हाइट्स की नीति। लेकिन ठीक इसके बाद तीसरी योजना बुरी तरह फेल हो जाती है और योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे की नौबत आ जाती है। 1966 से 69 तक देश भयंकर खाद्य संकट और सूखे से जूझ रहा था। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखने पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या दूसरी योजना में रातों रात भारी उद्योगों पर सारा पैसा लगा देना और खेती को नजरअंदाज करना ही तीसरी योजना में भुखमरी का कारण बना? कागजों पर देखने से ये एक बहुत बड़ी नीतिगत चूक लग सकती है। लगती ही है। लेकिन इसके पीछे के लॉजिक को समझना होगा। दूसरी योजना का तर्क था कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो मशीनें बनानी होंगी और मशीनों के लिए स्टील चाहिए। मतलब लॉन्ग टर्म विजन था। बिल्कुल। जहां तक तीसरी योजना के विफल होने की बात है, वो सिर्फ कृषि को इग्नोर करने का परिणाम नहीं था। उस दौर में लगातार बाहरी झटके लगे। 1962 में चीन के साथ युद्ध, हाँ, और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। और उसी दौरान एक सदी का सबसे भयंकर सूखा भी पड़ा। देश का सारा खजाना विकास के बजाय सेना और राहत कार्यों में बह गया। ये तो किसी छात्र के उस लंबी अवधि के स्टडी टाइम टेबल की तरह है, जहां अचानक परीक्षा की डेट बदल जाए या कोई गंभीर बीमारी आ जाए तो मजबूरन प्लान हॉलिडे लेना पड़ता है। एकदम सटीक एनालॉजी है। और इसी अस्तित्व के संकट से उभरने के लिए खाद्य सुरक्षा हेतु हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर इसके बाद 5वीं योजना में गरीबी हटाओ का नारा आया और 1969 में बैंकिंग क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, लीड बैंक योजना। नोट्स बताते हैं कि इसमें हर जिले में एक लीड बैंक तय किया गया, जो केवल प्रॉफिट के पीछे नहीं भागेगा बल्कि डेवलपमेंट ड्रिवन मॉडल पर काम करेगा। बिल्कुल, ताकि गांव-गांव तक बैंकिंग पहुंच सके। दशकों तक ये ढांचा और लाइसेंस राज चलता रहा, लेकिन फिर 1991 आते-आते देश एक ऐसे बड़े आर्थिक संकट में फंस गया जहां से 1991 के ऐतिहासिक सुधारों का जन्म हुआ। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का संकट। हाँ, नोट्स के आंकड़े तो डराने वाले हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में केवल 2 हफ्ते के आयात लायक डॉलर बचे थे, मतलब 1 बिलियन से भी कम। अचानक ये नौबत कैसे आ गई? ये अचानक नहीं हुआ था। ये सालों की कठोर नीतियों और बढ़ते राजकोषीय घाटे का नतीजा था। लेकिन ट्रिगर पॉइंट बना 1990 का खाड़ी युद्ध, गल्फ वॉर। हाँ, युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। आयात का बिल कई गुना बढ़ गया
और दूसरी तरफ मध्य पूर्व में काम करने वाले भारतीयों ने जो पैसा भेजना बंद किया, रेमिटेंसेस रुक गए। बिल्कुल। और यहीं पर वो घटना घटती है जिसे गोल्ड प्लेज कहा जाता है। देश को डिफॉल्ट से बचाने के लिए 67 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और IMF के पास गिरवी रखना पड़ा। ये तो ऐसा है जैसे किसी परिवार को अपना घर बचाने के लिए पुश्तैनी गहने गिरवी रखने पड़े। बहुत ही नाटकीय है। और ये देश के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात था, लेकिन वो आघात ही बदलाव का कारण बना। PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति पेश की गई। LPG, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। सही। और इसके प्रभाव बहुत गहरे रहे। विकास दर जो 3.5% की हिंदू विकास दर पर अटकी थी, वो छलांग लगाकर 7 से 9% तक पहुंच गई। सर्विस सेक्टर और IT में बूम आ गया। लेकिन एक तीखा सवाल है यहाँ पर। रिवीजन पाठशाला के नोट्स बताते हैं कि LPG सुधारों से ग्रोथ तो आई, लेकिन क्या इसने सर्विस सेक्टर वाले शहरी एलीट और संघर्ष करते ग्रामीण भारत के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा नहीं कर दी? ये एक कड़वी सच्चाई है। उदारीकरण ने सॉफ्टवेयर और टेलीकॉम सेक्टर को पंख दिए, जिसके लिए अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित वर्ग की जरूरत थी, और ये लोग मुख्य रूप से शहरों में थे। लेकिन भारत की आधी से ज्यादा आबादी जो खेती पर निर्भर थी, उस सेक्टर में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ कि शहरों में एक नया उच्च वर्ग बन गया, जबकि ग्रामीण विकास पीछे छूट गया। इसका मतलब है कि 1991 के बाद भारत एक वैश्विक खिलाड़ी तो बन गया, लेकिन हमें अर्थव्यवस्था को मापने के मैक्रो इकोनॉमिक पैमानों का ध्यान से देखना होगा। बिल्कुल। और नोट्स में राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं पर बहुत फोकस है। GDP और GNI। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादन होता है। हाँ, चाहे वो विदेशी कंपनी ही क्यों ना कर रही हो। और GNI या ग्रॉस नेशनल इनकम में हम विदेशों से आने वाली शुद्ध आय को भी जोड़ देते हैं। एक और कंसेप्ट है राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट। इसकी तुलना तो मैं ऐसे करूंगा जैसे कोई इंसान अपने घर का बिजली का बिल भरने के लिए हर महीने पर्सनल लोन ले रहा हो। हाँ, एकदम सही। मतलब ये पूरी तरह से अस्थिर है। हाँ, जब सरकार रोजमर्रा के खर्चों या पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने के लिए नया कर्ज लेती है, तो वो राजस्व घाटा है। इससे कोई संपत्ति नहीं बनती। और एक टॉपिक है मनी मल्टीप्लायर। बैंक्स कैसे काम करते हैं? अक्सर हमें लगता है कि सिर्फ रिजर्व बैंक ही पैसा बनाता है, लेकिन असल में कमर्शियल बैंक भी पैसा पैदा करते हैं। अगर कोई ग्राहक 1000 रुपए जमा करता है, तो बैंक उसका एक छोटा हिस्सा रिजर्व रखकर बाकी लोन पर दे देता है, और वो पैसा फिर घूमकर बैंकिंग सिस्टम में आता है और फिर से लोन दिया जाता है। इसी शुरुआती जमा राशि से अर्थव्यवस्था में कई गुना पैसा बन जाता है। यही मनी मल्टीप्लायर है। कमाल है। और SSC के नजरिए से देखें तो वैश्विक सूचकांक भी बहुत जरूरी हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो अब डेटा घोटाले के कारण बंद हो गया है। अब उसकी जगह बी रेडी असेसमेंट है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2024 में भारत की रैंक 176वीं है। ये दिखाता है कि सिर्फ व्यापार बढ़ाना काफी नहीं है। वैसे नीतियों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 मॉडल हैं, वॉशिंगटन कंसेंसस और बीजिंग कंसेंसस। वॉशिंगटन मॉडल तो वही LPG वाला पश्चिमी मॉडल है। हाँ, जहां बाजार सब कुछ तय करता है, लेकिन बीजिंग मॉडल राज्य के नेतृत्व वाले पूंजीवाद पर चलता है, जहां कंट्रोल सरकार के हाथ में रहता है। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर WTO की सब्सिडी बॉक्स को समझना भी जरूरी है। वो ग्रीन, ब्लू और एम्बर बॉक्स वाला फंडा। हाँ, ग्रीन बॉक्स मतलब वो सब्सिडी जो व्यापार में कोई बाधा नहीं डालती, इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन एम्बर बॉक्स प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि ये बाजार की कीमतों को सीधे बदल देती है, जैसे हमारा MSP। WTO इसे कम करने का दबाव बनाता है। और ब्लू बॉक्स उसी का एक रूप है, जहां उत्पादन की सीमा तय कर दी जाती है। नोट्स में GDP के कंसेप्ट को लेकर बहुत स्पष्ट बात लिखी है। नोट्स बताते हैं कि GDP आय की असमानता और पर्यावरण के नुकसान को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। बिल्कुल। तो क्या परीक्षा के लिहाज से हमें GDP को एक अधूरी तस्वीर के रूप में देखना चाहिए? 100%। GDP केवल उत्पादन की मात्रा मापती है। अगर कोई फैक्ट्री बहुत प्रदूषण कर रही है, तो वो उत्पादन GDP बढ़ाएगा। अरे बाप रे। और उस प्रदूषण से जो बीमारियां होंगी, उनका इलाज भी अंततः GDP में जुड़ेगा। इसलिए आज ग्रीन GDP की बात होती है। मतलब अर्थशास्त्र की मूलभूत परिभाषाओं से लेकर उपभोक्ता मनोविज्ञान, भारत के योजनाबद्ध विकास के संघर्ष, 1991 के क्रांतिकारी सुधारों और आज के मैक्रो इकोनॉमिक सूचकांकों तक ये एक बहुत ही शानदार यात्रा रही।
और रिवीजन पाठशाला के इन नोट्स ने एसएससी परीक्षा के लिए डॉट्स को कनेक्ट करने का काम किया है। एकदम सही। अब इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार जो शायद सबको सोचने पर मजबूर करेगा। हमने चर्चा के बीच में कहा था कि हरित क्रांति ने हमें भुखमरी से बचाया। हाँ, योजना अवकाश के दौरान। लेकिन नोट साफ बताते हैं कि इससे भारी क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ी। आज हम कार्बन क्रेडिट और वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI की बात करते हैं। सोचिए, अतीत में जो नीतियां हमारे अस्तित्व को बचाने का समाधान थी, क्या वे ही आज की पर्यावरणीय और आर्थिक समस्याओं का कारण बन गई हैं? भविष्य में आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनेगा? ये वाकई में बहुत गहरा सवाल है। इस पर विचार जरूर करें। आज की गहन चर्चा में बस इतना।